हेलो एवरीवन। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हमने उसके कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, 3 ब्रांचेस थी, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। फिर हमने पढ़ा था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये सब हमने अभी तक पढ़ा था लेक्चर 2 में। अब हमारा है लेक्चर थर्ड। हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग्स क्या होते हैं? एग्जाम में भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब क्या? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उनको मेंटेन करना। कोई भी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई, हमने उसे मेजर कर लिया मनी टर्म में, उसको क्लासिफाई कर लिया, उसके बाद हमें उसे रिकॉर्ड करना है। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करने के लिए उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिर फाइनेंशियल इवेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है सिस्टमैटिक मैनर में, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का क्या मतलब था? अकाउंटेंसी का मतलब था नॉलेज, whereas accounting is the action or process। क्या था कि अकाउंट्स की नॉलेज होने को हम अकाउंटेंसी कह रहे थे। तो अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सिस्टमैटिक मैनर में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और इवेंट को बुक्स में रिकॉर्ड करना, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सेकेंड आता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा अनदर ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है, हमने एक साल का, हम जितने भी टाइम की अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक दिन की, एक हफ्ते की, एक महीने की, 6 महीने की, एक साल की, जितना भी हमें टाइम पीरियड दिया गया है, उसके हिसाब से हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ उस अकाउंट उस पीरियड में। उस सपोज करो हमें एक साल का बोला गया है, तो एक साल की, पूरे साल में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल इवेंट्स हुए, उनका लास्ट में आके क्या रिजल्ट निकला, या तो प्रॉफिट होगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर लॉस होगा। ठीक है, तो ये भी हमें किससे पता चलेगा? जब हम अपनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड कर लेंगे और उसका लास्ट में हमें रिजल्ट पता चलेगा। ठीक है, और हमें कैसे पता चलता है? सिस्टमेटिक क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू determining the net result of the transactions for a period. In other words, to determine whether during the accounting period the firm has earned a profit or incurred a loss. For this purpose, a statement called an income statement or the trading and profit and loss account is prepared. इसके लिए हमें क्या करना होता है? प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, या तो हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब हम बाद में बनाएंगे हमें पता चल जाएगा। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड आता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारी इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये हमें किससे पता चलती है? अकाउंटिंग से पता चलती है। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग का फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना। इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चल रहा था? हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चल रहा था?
इनकम स्टेटमेंट से। हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चल रहा था? इनकम स्टेटमेंट से। ठीक है, हमें पता चल रहा था हम प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलेगा? बैलेंस शीट की हेल्प से। हमें किसकी हेल्प से पता चलेगा? बैलेंस शीट की हेल्प से। हम फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे? बैलेंस शीट की हेल्प से। मैंने आपको बताया था हम पहले जर्नल एंट्री करेंगे, फिर उसे लेजर में पोस्ट करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है जिसमें क्या क्या आता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। Another objective of accounting is to determine financial position. It is known from the balance sheet. Financial position of the business is relevant for the user of financial statement as is the income statement, profit and loss account. क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज एज रेलिवेंट फॉर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो जो इंसान फाइनेंशियल स्टेटमेंट में के यूजर होते हैं, जिन्हें ये पता होना जरूरी है कि फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, वो उन्हें भी फाइनेंशियल पोजीशन का पता होना, वो भी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए वो भी यूजर ही होते हैं। हमें पता चल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है मार्केट में। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, effective control, budgeting and forecasting. Accounting provides financial information to assist the management in discharging these functions. क्या कह रहा है ये? द मैनेजमेंट रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। जो हमारा मैनेजमेंट है वो अपने बिजनेस इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए उन्हें ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का, उनकी फर्म का प्रॉफिट और लॉस कितना है और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसी के बेसिस पे वो अपना कोई भी नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे, कोई भी डिसीजन मेकिंग करेंगे, इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं। अगर स्टाफ की लापरवाही से नुकसान हुआ है तो वो ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करना चाहेंगे। अगर स्टाफ बहुत मेहनत कर रहा है तो उन्हें बहुत ज्यादा स्टाफ पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सब चीजें किससे पता चलेंगी हमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। हमें अपना क्या बजट रखना है, क्या फोरकास्टिंग होगी, ये सब हमें बैलेंस शीट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से पता चल जाता है। ये सब हमारी क्या होगी? अकाउंटिंग से होगी। हम अकाउंटिंग ही तो है ये सब करना, जर्नल एंट्री पास करना, आपका बैलेंस शीट्स वगैरह बनाना, ये सब हमारी क्या है? अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इसकी हेल्प से वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा और उसी की हेल्प से मैनेजमेंट अपने डिसीजन ले पाएंगे। अगला आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू users, providing accounting information to users. Yet another objective of accounting is to provide accounting information to user both internal external way analysis them as per their need. देखो यूजर भी दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन? मैनेजमेंट, स्टाफ, एम्प्लॉय, ये सब हमारे इंटरनल हो गए। और एक्सटर्नल जैसे गवर्नमेंट, सप्लायर, कस्टमर्स, ये हमारे एक्सटर्नल यूजर हो गए। सबको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि कभी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर ही हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्ट करेंगे, या कस्टमर होते हैं, अगर हमें पता है कि मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा है तभी वो उसे परचेज करेंगे। सप्लायर है, उन्हें पता है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ये हमारा, अगर हमने उधार पे सामान बेचा तो हमारी जल्दी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें किससे पता चलती है? उनकी बैलेंस शीट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ये क्या करता है? अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। प्रोवाइडिंग, नेक्स्ट लास्ट आता है प्रोवाइडिंग बिजनेस एसेट्स।
providing business assets. Another objective of accounting is to have records of assets owned by the business. Accounting maintains record of assets owned by the business which enable the manager to protect them and exercise control. Providing business assets, accounting से ही हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करो कोई भी एक XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जितनी भी एसेट है, उसके फर्म की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एसेट्स हैं, तो वो सब रिकॉर्ड की जाती हैं किसकी हेल्प से? अकाउंटिंग की हेल्प से। तो उसमें पूरा रिकॉर्ड हो जाता है सारी एसेट्स का, और जिससे मैनेजमेंट को उससे हेल्प मिलती है, उन्हें वो प्रोटेक्ट कर सकता है, उन पे कंट्रोल कर सकता है, जब तक उन्हें पता है कि क्या क्या एसेट्स हैं मेरे पास, ओनर के पास, बिजनेस के पास क्या क्या एसेट्स हैं, तो वो उन पे कंट्रोल कर सकता है। एसेट जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, तो हम किसी चीज पे कंट्रोल कैसे करेंगे? तो उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्डिंग जरूरी होती है, प्रॉपर अकाउंटिंग जरूरी होती है एसेट्स पे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ा हमने मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना। तीसरा, फाइनेंशियल पोजीशंस को डिटरमाइन करना। मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर को देना, और प्रोवाइडिंग बिजनेस एसेट्स। Another objective of accounting is to have record of assets. Last वाला point फिर से repeat कर रही हूँ, providing business assets. Another objective of accounting is to have records of assets owned by the business. Records of the assets owned by the business. Business के पास जितनी भी assets हैं, accounting maintains करता है record of assets owned by the business, which enables the management to protect them and exercise control. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के? अब तक हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब तक हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा थ्योरी है इसलिए थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, बाकी जब हम आगे थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा चीजें और इंटरेस्टिंग होंगी। फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो चीजें हमने अब तक पढ़ी है ना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना, फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर, उनकी लीगल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किसको कम्युनिकेट करते हैं, मैनेजमेंट को असिस्ट करने में हेल्प होती है। यही चीज ना बार बार रिपीट होंगी, बस थोड़ा कोई भी एक ट्रांजेक्शन हुई, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसको हम पहले अकाउंटिंग कर लेंगे, उसकी अकाउंटिंग कर लेंगे। मतलब क्या? जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, लेजर बना लेंगे, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे, फिर P&L एंड देन बैलेंस शीट। इन सबको करने के बाद ये हमें इसकी क्या हो जाती है? अकाउंटिंग हो जाती है। ये जो निकल के आता है इससे क्या क्या होता है? हमने यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बाद ये मैनेजमेंट को असिस्ट करेगा, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस कितना वो बताएगा, फाइनेंशियल पोजीशंस को बताएगा, और कम्युनिकेट कर सकते हैं इसे हम, कर सकते हैं किसको? जो भी यूजर्स हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम्युनिकेट कर सकते हैं हम। उसके बाद क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो जब हमारी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसकी हम अकाउंटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटेंसी। ये सब तैयार करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाती है ये हमारी।
यहाँ पे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बन जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, ओनर को पता चल जाता है उसके पूरे साल में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके जो यूजर्स हैं उसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यही एक पूरा प्रोसीजर है। इसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे थोड़ी बहुत और ऐड ऑन होती रहेंगी, बाकी पूरा प्रोसीजर यही है। अब आता है जैसे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना ही यही हमारा फंक्शन है अकाउंटिंग का। लेकिन ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग का। ये हमारा क्या है, प्राइमरी। जब तक हम मेंटेन ही नहीं करेंगे, जब तक कोई चीज हमारी मेंटेन ही नहीं होगी, तब तक हम उसे किसी को कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। तो मेंटेनिंग क्या है, ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है, ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है। The primary function of accounting is to maintaining systematic accounting record of a financial transaction and events. Financial transaction, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, किसको किसको मेंटेन करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को। किसको रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को ही हमें रिकॉर्ड करना है और हमें सिस्टमैटिक मैनर में उसकी अकाउंटिंग करनी है। अगला आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आती है। जब हम पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे प्रॉपर तरीके से ट्रायल बैलेंस तक, फिर हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देंगे, उन सबसे हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बना देंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जैसे ही अकाउंटिंग पीरियड, मैंने कितना बोला, अकाउंटिंग पीरियड सपोज हमारा 1 ईयर का होता है 12 मंथ, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च और 1 जन टू 31 दिसंबर। हम सबसे एंड में बनाते हैं बैलेंस, हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर और एज ऑन 31 मार्च। हम बैलेंस शीट और P&L लास्ट डेट पर बनाते हैं, तब हमें उसकी क्या पता चल जाती है, लास्ट में हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बैलेंस शीट की हेल्प से। It financial statement means financial accounts prepared at the end of accounting period. At the end of the accounting period, जो भी आपका accounting period है उसके end में financial statement बनाई जाती है in simple words। फिर से रिपीट कर देती हूँ, सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है। Financial statement means financial accounts prepared at the end of the accounting period. It includes financial statement में क्या क्या आता है, income statement. What is the meaning of income statement? Income statement means profit and loss account and position statement, that is balance sheet. It is an important function of accounting because the financial statement show the financial position performance, that is profit earned or loss incurred during the accounting year, and the financial position, that is balance sheet, as at the end of accounting year. Both statement are important for all the users for taking decision. हम किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देखना चाहेंगे, मैं किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देखना चाहूंगी, अगर मेरा उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई लिंक है या मैं कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहती हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, तभी मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट देखूंगी। तो वो मैं मुझे कोई डिसीजन लेना है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तभी तो मैं उसकी बैलेंस शीट देखूंगी। हमारे पूरे पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी बैलेंस शीट, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, हम सबकी तो बैलेंस शीट्स नहीं देखेंगे, हम उसी के देखते हैं जिसमें हमारा कोई हम जिसके साथ कोई ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। तो क्यों, कोई ट्रांजेक्शन करने वाले तो हमें उसमें डिसीजन लेना भी तो होगा कि हमें ट्रांजेक्शन करनी है या नहीं करनी है। हमें डिसीजन लेना होगा हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसी फर्म में क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए हमें उसकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन, उसका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस देखकर ही हम डिसीजन लेंगे। एक बात सोचो ना, अगर हम कोई मूवी भी देखने जाते हैं तो पहले उसकी रेटिंग देख लेते हैं, कितनी रेटिंग हुई है इस मूवी को, कितने स्टार्स मिले हैं। तो ये तो एक छोटी सी 100-200 रुपए की इन्वेस्टमेंट है मूवी देखने में। तो अगर हम कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत बड़े अमाउंट की कर रहे हैं, तो उससे पहले तो हम कितना एनालाइज करेंगे, तो एनालाइज हम करेंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट की हेल्प से।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है मीनिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स हम प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट होता है उसमें हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट से भी हम कई बार हेल्प लेते हैं, गवर्नमेंट भी हमारी बैलेंस शीट्स को देखती है। तो इन सबका जो रोल प्ले होता है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बहुत बार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही होती है या बहुत लोग अपनी जो ट्रांजेक्शन होती है, अपना जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो गवर्नमेंट से पैसा लेके करते हैं। तो बहुत सारी चीज होती है, गवर्नमेंट को भी देखना होता है कि मार्केट में क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का क्या लेवल है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन, क्या इकोनॉमिक चल रही है हमारे हमारे हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है। तो ये सब भी गवर्नमेंट को पता होना जरूरी होता है। गवर्नमेंट चेक करती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है क्योंकि, तो उसमें भी हमें गवर्नमेंट को सारी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी होती है। Accounting records are accepted as a evidence by the court of law if they are maintained systematically following the accounting rules, principle and concepts। अगर हमने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बेसिस पर तरीके से बनाए हैं तो वो एक एविडेंस बन जाते हैं। हमारी जब बैलेंस शीट, आप जब भी कोई भी एक, थोड़ा अगर मैं एक आगे की बात बताऊं, जैसे बैलेंस शीट हम बनाते हैं, कोई भी फर्म है वो बैलेंस शीट बनाती है, उसके बाद वो सीए से ऑडिट कराती है, उसके बाद सीए ऑडिट करने के बाद उसे अटेस्ट कर देता है, साइन कर देता है। जब वो सीए से साइन हो जाती है ना, तब वो एक एविडेंस बन जाती है, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है कि हाँ इस बैलेंस शीट पे अब हम ट्रस्ट कर सकते हैं। पूरी वो बैलेंस शीट सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसे पूरा चेक करते हैं, उसको पूरी ऑडिट करते हैं उसका, उसके बाद उस पर साइन करने के बाद ही गवर्नमेंट को वो दिखाई भी जाती है। अगर कोई भी बैलेंस शीट अटेस्टेड नहीं है तो वो एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक नॉर्मल पेपर है जिसपे बैलेंस शीट बनी हुई है, उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो साइंड है, स्टैम्प्ड है, तब वो एक एविडेंस बन जाता है, तो गवर्नमेंट उसी पे ट्रस्ट करती है। तो उसके लिए जब गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट कर लेती है तब वो एक एविडेंस बन जाता है। वो एक नॉर्मल पेपर जिसके ऊपर बैलेंस शीट प्रिंटेड है वो नहीं होता है, वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक प्रॉपर एविडेंस बन जाता है, जिसे अगर समटाइम एज अ प्रूफ अगर हमें यूज करना पड़े तो हम कर सकते हैं। Accounting records are accepted as evidence by the court of law if they are maintained systematically, following the accounting rules, principle and concepts। ठीक है। Beside the law, जैसे लॉ मतलब कोड ऑफ लॉ, लॉ मतलब कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट एक्सेट्रा। एक बैलेंस शीट में ना कंपनीज एक्ट के भी रूल्स लगते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के भी रूल लगते हैं, और नॉर्मल अगर मैं बताऊं जीएसटी के भी लगते हैं। ये तीन मोटे मोटे, और बाकी बहुत सारे रूल्स हैं जो एक बैलेंस शीट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अगर उन सब लॉ को, उन सब एक्ट को अप्लाई करके, उनके प्रोविजंस की को फॉलो करते हुए किसी की बैलेंस शीट बनी है और वो अटेस्टेड है तो वो एक एविडेंस बन जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डोंट टेक इट, तो आप इजीली पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। मतलब हर एक बैलेंस शीट को, पूरी बैलेंस शीट के ऊपर बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं, तो वो से सब फुलफिल करने होते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं किसको? यूजर्स को। यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल जैसे कि मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल जैसे कि बैंक, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, or internal management या employees. It is a yet another function of accounting to communicate the financial information to the user, which may be internal or external users, such as management, banks, employee, government authorities, etc. Assistancy to management, management को assist करते हैं, help करते हैं। Last point आता है assistancy to management। हमने पढ़ लिया मीटिंग, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक फंक्शन है इसका। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और लास्ट आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए। मैनेजमेंट often requires financial information which is given by the accounting records, which in turn helps the management in decision making. Accounting records should be maintained in such manner that the assets owned by the
assets owned are known, it will assist the management in protecting the assets and also existing control. हमने जो ऊपर पॉइंट पढ़ा था वही रिपीटेशन है, ठीक है। जस्ट आप इसको रीड करेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा। बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें रिपीटेशन ही हो रही हैं यहाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग और प्लस रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग अलग टॉपिक है लेकिन उसमें अंदर के पॉइंट सेम है, तो दोनों को हम कंबाइन करके पढ़ लेते हैं। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग प्लस रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अकाउंटिंग करने के फायदे क्या है और इसका क्या रोल होता है अकाउंटिंग का बिजनेस में। हम इसे फटाफट से पढ़ लेते हैं क्योंकि सब रिपीटेशन है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, हमने एडवांटेज अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, उनके फंक्शंस पढ़ लिए, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है क्या फंक्शंस हैं। अब नेक्स्ट आता है इसके क्या एडवांटेजेस मतलब क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। लिमिटेशंस मतलब नुकसान, एडवांटेजेस मतलब फायदे। तो अब हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारे इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या नुकसान होते हैं अकाउंटिंग के लिमिटेशंस। पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं प्लस रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट business, financial performance during the accounting period, that is profit or loss incurred also, and also the financial position at the accounting period known as the is known through accounting। हमें अकाउंटिंग की ही हेल्प से एक फायदा है, एडवांटेजेस हम पढ़ रहे हैं, हमें अकाउंटिंग की हेल्प से ही कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ और हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमें ये पता चलती है। दूसरा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, प्लान्स बनाने में, कंट्रोल एक्सरसाइज करने में हेल्प करती है। असिस्ट टू मैनेजमेंट, असिस्ट टू मैनेजमेंट हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, हमें क्या पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है प्लस फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। असिस्ट करता है मैनेजमेंट को किस लिए, फ्यूचर प्लान्स बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और कंट्रोल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है replace memory, a systematic and timely recording of transaction obviates the necessity to remember transaction, the accounting records provide the necessary information। हमारा क्या होता है एक साल पहले क्या ट्रांजेक्शन हुई हमें आज तो ध्यान नहीं होगी, ठीक है, हमें एक 1 ईयर सपोज कोई ट्रांजेक्शन हुई एक जनवरी को हुई और हम 31 दिसंबर को वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम फाइनल कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को, तो क्या हमें 31 दिसंबर को याद होगा कि 1 दिसंबर को क्या ट्रांजेक्शन हुई थी, नहीं, लेकिन हमने 1 जनवरी को ही उसे रिकॉर्ड कर दिया था, तो अब हमें उसे रिकॉल करने में हेल्प होगी। और ये किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि हमने इस दिन जो ट्रांजेक्शन हुई थी उसको हमने क्या कर लिया था, रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए हमें उसे रिकॉल करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, हमने फटाफट से उसे रिकॉल कर लिया। तो हमारी मेमोरी को रिप्लेसेस, मेमोरी यही है सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस नेसेसरी, द अकाउंटिंग प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, हमें पता चल जाता है। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, हमें कंपैरेटिव स्टडी पता कर सकते हैं हम, ईयर जैसे हमारा लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था, कंपैरेटिव स्टडी में कैसे पता चलेगा, कंपैरेटिव स्टडी से हमें कैसे पता चलेगा पिछले साल मेरा कितना कंपैरेटिव स्टडी में हमें सपोज मेरा लास्ट ईयर क्या प्रॉफिट था, उससे पहले क्या प्रॉफिट, इस साल कितना प्रॉफिट है, या फिर सपोज 5 इयर्स की,
तो मैं 5 ईयर्स में मुझे कितना कितना प्रॉफिट हुआ है ये पता चल जाएगा। मैं कंपैरेटिव स्टडी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पिछले 5 साल की बैलेंस शीट है, या जितने भी सालों की रिक्वायरमेंट है उतने साल की हम बैलेंस शीट निकाल के कंपेयर स्टडी कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, हमारे प्रॉफिट की क्या फाइनेंशियल पोजिशन है, या मार्केट में सॉरी क्या हमारी फाइनेंशियल पोजिशन है, और कितना हम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हमें अर्न हो रहा है, लॉस हम कितना लॉस इनकर कर रहे हैं। ठीक है। फैसिलिटेटेड सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटीज, हमें टैक्स लाइबिलिटी सेटलमेंट करनी होती है, हमें इनकम टैक्स पे करना होता है, हमें जीएसटी पे करनी होती है। तो बैलेंस शीट इज अ गुड एविडेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गुड एविडेंस टू कॉरेस्पॉन्ड करेक्टनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। हमें कितना टैक्स पे करना है हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाता है। Facilitate loans. Loan is granted by the bank and financial institution on the basis of the growth potential which is supported by the performance. Accounting makes available the information with respect to the performance. जब भी हमें लोन चाहिए होता है बैंक से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से, तो वो हमसे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पूछती है। तो उसे हमें, अगर मैं कहूंगी कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, तो वो मेरी बात पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? तो वो किस बेसिस पे चेक करेंगे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? मेरी बैलेंस शीट की हेल्प से। तो जब मेरी वो बैलेंस शीट देखेंगे कि हाँ मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, मैं अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, तभी वो मुझे लोन देने के लिए रेडी होंगे। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो कभी भी हमें लोन लेना होता है तो बैंक जरूर हमारी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगता है। तो इसे ये भी एक एडवांटेज है, अगर हमें लोन लेना है तो अकाउंटिंग की हेल्प से जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसे एज अ एविडेंस यूज करके हम लोन भी ले सकते हैं। एविडेंस इन कोर्ट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज अ गुड एविडेंस। मैं आपको भी पहले भी बताया था कि अगर हमारा कोई भी लॉ से रिलेटेड केस है या हमें कोर्ट में अपनी बैलेंस शीट को, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ evidence. Facilitates, next point आता है facilitates sale of business. If someone desire to sell his business, the accounts maintained by him will enable the ascertainment of the proper price, purchase price. सपोज करो कोई पर्सन अपना बिजनेस पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप सेल करना चाहता है। अब उसे ये नहीं, अब उस बंदे को पता कैसे चलेगा, मैं उसे कैसे आइडेंटिफाई कराऊं, मतलब कैसे बताऊं कि उसके परचेज प्राइस पूरे बिजनेस का क्या है। मतलब मेरा पूरा बिजनेस का सेटअप है, मेरे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरा पूरा सेटअप है, लेकिन मैं उसे बेचना चाहती हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा मुझे वो पूरा सेटअप कितने पे बेचना है? तो मुझे किसकी हेल्प से पता चलेगा? मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से, मेरी अकाउंटिंग जो मैंने अभी तक भी अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करी है उसकी हेल्प से मुझे पता चल जाएगा मेरे बिजनेस की क्या वर्थ है और मुझे उसे कितने पर बेचना चाहिए, दूसरा बंदा कितने पे खरीदेगा उसे। असिस्टेंसी इन द इवेंट्स ऑफ द इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया निकल जाना। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की दिवालिया निकल जाता है, जब वो पूरा कंगाल हो जाता है, तो अब उस समय नहीं पता होता कि हमें अपने उधार कितने पे पे करने हैं, या हमें अपनी जो मेरे पास लैंड बची हुई है, एसेट बची हुई है, उसे मैं कितने पे बेचूं, कैसे कैसे फर्म की जो उधार है उनसे पे किए जाएं। इंसॉल्वेंसी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वाइड में, आप बहुत ज्यादा आप आगे पढ़ोगे। अभी मैं छोटे के लिए बताऊं तो इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, जब कोई भी बिजनेस मैन इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका बिजनेस बंद हो जाता है, तो उसकी सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है और सारे उधार जो होते हैं, सारे लोन जो होते हैं, उन सबको रीपे किया कर दिया जाता है। तो उसके लिए जो उनकी जो मार्केट प्राइस है, या फिर किसको कितने पैसे देने हैं, इसका पूरा एक लॉ बना हुआ है, इंसॉल्वेंसी एक्ट, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी नाम से। पूरा उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि किसको कितना कितना और किस सीरीज में देना है, पहले किसको पेमेंट करनी है, फिर किसको पेमेंट करनी है। तो ये सब भी हम अपनी अकाउंटिंग ये पूरा इंसॉल्वेंसी पूरा पास्ट से रिलेटेड होता है। पिछले टाइम में जब तक जिस दिन बैंक इंसॉल्वेंट हो गया है उस दिन तक जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, जितने भी लोन है, जितने भी एसेट्स हैं, उस दिन तक के सबको सेल आउट, सबको रैप अप करना होता है। तो उन सब के लिए क्या मार्केट प्राइस लगेगा,
कितने प्राइस पे जाएगा, वो सब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से ही पता चलता है। हेल्पफुल इन द पार्टनरशिप अकाउंट्स, जब भी हम पार्टनरशिप, कोई भी एक बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है, मैं एक सिंगल ओनर हूँ या फिर हम 2-3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो उसमें भी अकाउंटिंग की हेल्प से हमें पता चल जाता है कब कोई किस पर्सन को हम एडमिट कर रहे हैं तो उस समय हमारा प्रॉफिट क्या है, कोई पर्सन रिटायर हो रहा है हमारे बिजनेस से तो उसका उस टाइम पे हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तब हमें अपनी अकाउंटिंग कैसे करनी है, उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्योंकि जब भी कोई पार्टनर नया आया है तो हमें उसका प्रॉफिट शेयर निकालना है या जो बंदा जा रहा है उसका पूरा सेटलमेंट करना है, तो ये सब भी हमें किससे पता चलता है, अकाउंटिंग की हेल्प से। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, accounting helps in taking the large number of decision like the amount to be withdrawn by proprietor, the price at which the good should be sold। डिसीजन मेकिंग के लिए क्या है, कि क्या प्राइस है जिसपे हमें सामान को बेचना चाहिए। ड्यूरिंग द बिजनेस एक ओनर को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो उस डिसीजन लेने के लिए हमें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए ओनर को, तो वो किसकी हेल्प से वो डिसीजन ले पाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से। Sorry, let's look at the emails. लास्ट टॉपिक कर लेते हैं ये, फिर खत्म। नेक्स्ट आ जाएगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब चैप्टर पे ये टॉपिक चेंज हो जाएगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आज हम यहीं पर करेंगे, लास्ट टॉपिक है ये, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस हैं। बस नेक्स्ट लेक्चर में ये मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। शुरू के 1-2 चैप्टर पे थ्योरी वाले हैं, उसके बाद जब प्रैक्टिकल शुरू होगा तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। समटाइम क्या होता है, अकाउंटिंग जो हमने की है वो फुली एग्जैक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ चीजें छूट ही जाती हैं, आप किसी भी चीज को 100% करेक्ट नहीं कर सकते हो। Accounting is not fully exact in spite of the fact that most transactions are recorded on the basis of evidence. Yet some estimates are also made for the certain profit and loss. For example, estimate the useful life of assets, providing for doubtful debts, net realizable value of closing stock. हम क्या करते हैं, जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ चीजें तो हम एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड कर देते हैं, जैसे हमारे पास पूरा बिल है, परचेज हम कितने का करके लाए, सेल हमने कितने का किया, प्रॉपर बिल है हमारे पास, प्रॉपर एविडेंस है। कुछ चीजें क्या होती हैं हम एस्टिमेट करते हैं, सपोज हमारे बिजनेस की एसेट है, सपोज आप लैपटॉप खरीद के लाए बिजनेस के लिए, तो हमने सोचा उसकी लाइफ 5 साल है, लेकिन चला वो 2 साल, 3 साल, लेकिन हमने तो उसको जो रिकॉर्ड कर रखा था 5 साल के बेसिस पे कर रखा था या 10 साल के बेसिस पे कर रखा था, तो ये क्या हुआ, एस्टिमेशन बेसिस पे हुआ, ये एग्जैक्ट नहीं है। दूसरा एग्जांपल दूं, मैंने कोई भी चीज उधार किसी को उधार दिया, ठीक है, मैंने सेल करी और मैंने वो उधार पे करा और उसने कहा मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो लेकिन उसने दिए 6 महीने बाद, लेकिन मैंने अपने बुक्स में तो रिकॉर्ड कर लिया कि 2 महीने बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन आए वो 6 महीने तक भी नहीं, तो ये भी मैंने किस पे करा, एस्टिमेट बेसिस पे किया, ठीक है। तो समटाइम क्या होता है, हम अपनी अकाउंटिंग एविडेंस प्लस एस्टिमेशन दोनों के बेसिस पे करते हैं, इसलिए इसे फुल्ली एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। दूसरा है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक सिंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग, पढ़ते हैं इसे बुक से वगैरह पढ़ें, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक सिंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग concepts एंड द कन्वेंशंस। हम क्या करते हैं, जब भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाते हैं तो अकाउंटिंग कंसेप्ट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इट इज टेक दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फ्यूचर। गोइंग कंसर्न एक कंसेप्ट होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमारा सालों साल चलेगा। कोई भी अगर आपने ही या मैंने कोई बिजनेस शुरू करा है, मैंने कोई भी बिजनेस शुरू करा है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये बिजनेस में हमेशा के लिए, ये नहीं कि आज करा कल बंद कर दूंगी या परसों चलाया फिर बंद कर दिया,
ऐसा नहीं होता। गोइंग कंसर्न के बेसिस पर ये एक हमारी अजम्पशन होती है, इस अजम्पशन को मानकर हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, समटाइम गोइंग कंसर्न नहीं होता वो, कई बार क्या होता है बिजनेस बंद हो जाता है। Accordingly, assets are recorded cost and depreciate over their useful life. The assets may not be actually realizable at book value. तो उसमें क्या होता है कि हमारा गोइंग कंसर्न के बेसिस पे हम कुछ चीजें कर देते हैं, गोइंग कंसर्न के बेसिस पे हम कुछ चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन उसकी लाइफ इतनी नहीं होती और कम लाइफ में ही वो चीज एसेट्स वगैरह खत्म हो जाती है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन रियलिस्टिक नहीं होती है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव इवेंट्स। अकाउंटिंग, हम किस चीज की अकाउंटिंग कर सकते हैं? देखो दो चीज होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। भाई क्वालिटेटिव मतलब क्या? बंदे का बिहेवियर, ठीक है, उनका बिहेवियर कह दो, और कुछ ऐसे मतलब किसी पर्सन की क्वालिटी, किसी पर्सन की क्वालिटी, उसका बिहेवियर कैसा है, बिजनेस में रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव क्या होता है, केजीज में, रुपीज में, है ना, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव। और जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, क्या हम बिहेवियर को मेजर कर सकते हैं, रिलेशनशिप को मेजर कर सकते हैं, वो होता है क्वालिटेटिव। तो जो भी हम अपनी रिकॉर्ड्स में मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो करते हैं जो क्वांटिटेटिव होता है, कितने का सामान आया, कितने का गया, कितने केजी आया, कितने टन आया, कितने लीटर आया। लेकिन हम इस चीज को तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, स्टाफ मैनेजमेंट का रिलेशनशिप कैसे है, ठीक है, पब्लिक रिलेशनशिप कैसे हैं। तो ये सब चीज हम अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि इट्स रिकॉर्ड्स ओनली क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स। Accounting ignores the effect of the price level changes. Accounting statements are prepared at the historical cost. Money as a measured unit, change in the value frequently does not remain stable. Accounting, however, presumes that value of money remain unstable unless price level changes are considered. Accounting information will not show correct financial result. Sometime क्या होता है, देखो अगर मैंने कोई भी चीज पहले खरीदी और आज उस, देखो कोई भी चीज अगर मैंने, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, ये एक फाइनेंशियल है या कुछ भी कह दो, टाइम पीरियड है एक, कोई भी चीज मैंने यहाँ खरीदी, सपोज करो वो चीज यहाँ पे 10,000 की है, तो मैंने उसे 10,000 पे रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं थोड़े टाइम बाद देखूं तो यही चीज, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे या तो 10 का होगा, या 15 का होगा, या ज्यादा का, या 5 का होगा, या कम का हो गया होगा। भाई ये तीन चीजें होंगी, ठीक है। अब सपोज करो ये कम का हो गया, तो क्या अब मैं इसको कम पे रिकॉर्ड करूंगी? नहीं, मैं तो इसे 10 पे रहने दूंगी ना। या 15 का हो गया, तो क्या अब मैं इसे 15 पे रिकॉर्ड करूंगी? नो, मैं इसे 10 पर ही रहने दूंगी। तो जो प्राइस, क्योंकि हमारी करेंसी तो बहुत जल्दी चेंज होती है, करेंसी तो चेंज होती है फ्रीक्वेंटली, करेंसी तो चेंज होती है फ्रीक्वेंटली। तो क्या इस चेंजेस को हम हमेशा चेंज करते रहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया हुआ, ठीक है। तो अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंजेस, जो प्राइस लेवल, प्राइस के लेवल में चेंजेस होते हैं उसके इफेक्ट को अकाउंटिंग इग्नोर करता है। ये क्या है, वन मोर लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है। बस यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग खत्म होती है। आज हमने क्या 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 पढ़ा? हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े अकाउंटिंग के, कितने ऑब्जेक्टिव हैं? 6। मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, determining profit and loss, determining financial position, facilitating management, providing accounting information to user, providing business assets.
नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, हमने क्या पढ़ा, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। फिर आता है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग और प्लस रोल ऑफ अकाउंटिंग। क्या एडवांटेजेस है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, replace memory, facilitated comparative study, facilitated statement of tax liabilities, facilitates loans, evidence in court, facilitates sale of business, assistance in the event of the insolvency, helpful in the partnership account और help in decision making. Last हमने क्या पढ़ा, limitations of accounting. Accounting is not fully exact, unrealistic information. Accounting ignores the qualitative events because it records only quantitative events. Accounting ignores the effect of the price level changes. ठीक है, ओके, अच्छे से सब गो थ्रू कर लेना, सब समझ में आएगा। हमारे काफी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, थोड़ा सा और बचा है चैप्टर फर्स्ट में, फिर हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।